हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें मैंने पूरे वीक का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रखा है। और ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा यूएन पीस कीपिंग। आप लोगों ने कई बार सुना होगा यूएन पीस कीपिंग के बारे में, लेकिन अभी जो न्यूज़ में आया है वो इम्पोर्टेंट है कि जुलाई 1 से इसका नया बजट सैंक्शन होना था, लेकिन इसको नए बजट ना मिलने की वजह से अब ये लिम्बो में आ गया है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को कैसे रखा जा सकता है। आपको पता होगा अफ्रीका में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा सिविलियन वॉर्स हैं, तो उसकी वजह से यूएन अपनी फोर्सेस को वहाँ भेजती थी। अब यूएन तो एक कलेक्शन ऑफ बॉडीज है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज इसको जो है सपोर्ट करते हैं, जैसे इंडिया हो गया, यूएस हो गया और सारी कंट्रीज। तो अब ये बात हो रही है, अगर बजट नहीं आएगा तो कैसे उन फोर्सेस को सस्टेन किया जा सकता है। यूएस अपनी कुछ सोल्जर्स को भेज रहे हैं, इंडिया वाले कुछ सोल्जर्स को भेज रहे हैं, चाइना कुछ सोल्जर्स को भेज रहा है, तो कैसे उन्हें सस्टेन करेंगे। ठीक है, तो हमें जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। एवरी मेंबर स्टेट इज लीगली ऑब्लिगेटेड टू पे देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स टुवर्ड पीस कीपिंग। ठीक है, मतलब ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है अंडर यूएन चार्टर, आप कह सकते हैं। हर मेंबर स्टेट को, यहाँ कितने मेंबर स्टेट है 193, तो 193 मेंबर स्टेट्स को कुछ कुछ अपना बजट देना पड़ेगा, कुछ कुछ पैसे इसमें कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे यूएन पीस कीपिंग के लिए। लेकिन आपको याद रखने वाली बात यह है कि फोर्सेस जो हैं, जो फोर्सेस जाती हैं एज अ पीस कीपिंग फोर्सेस, उसमें कंट्रीब्यूशन वॉलंटरी होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज मैंडेटरी, बट इन दी इफ वी टेक द सेंस ऑफ फोर्सेस इट इज वॉलंटरी। ठीक है, जरूरी नहीं है। अच्छा, पीस कीपिंग मिशन इज ऑलवेज ऑथराइज बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि सिक्योरिटी काउंसिल के बिना कोई भी पीस कीपिंग मिशन नहीं हो सकता। अब यूएन पीस कीपर्स कौन कौन हो सकते हैं, ये भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सोल्जर्स, ठीक है, आर्मी जैसे हो गई, पुलिस ऑफिसर्स एंड सिविलियन पर्सनल। प्लीज नोट दिस, सिविलियन पर्सनल। तो आपके एमसीक्यू में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है, यूएन पीस कीपिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूएन पीस कीपिंग इज ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट, इट इज ऑथराइज बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। सेकेंड, civilian personnel do not participate in the UN peacekeeping forces. So this statement is false. Okay. Then peacekeeping forces contribution is on a voluntary basis. This statement is true. And every member state is not legally obligated to pay their respective share towards peacekeeping. So this statement is also false, क्योंकि वो legally obligated होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन इस पे बन सकता है। आगे मूव करते हैं। देखिए, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी, यूपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस, कहीं पर भी कोई भी पीसीएस हो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन इसके बाद डिस्कस करूंगा, पहले देख लेते हैं न्यूज क्या है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है ये, तो प्लीज इसको मिस मत करिएगा, याद रखिएगा। कंट्रीज आर मेजर्ड अलोंग 5 पिलर्स। अगेन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। इस लेक्चर में मैंने सारी चीजें इंक्लूड कर रखी हैं जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैंने इस अप्रोच के साथ ही इन स्लाइड शो को बनाया हुआ है। तो 5 पिलर्स कौन कौन से हैं। लीगल मेजर्स, कि कंट्री के पास ऐसे कोई लॉज हैं कि नहीं, स्ट्रिक्ट लॉज, जिसके थ्रू साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। टेक्निकल मेजर्स, जैसे कितनी वर्कफोर्स है जो साइबर सिक्योरिटी को एनफोर्स करती है, ठीक है, उनकी क्या क्या एक्सपर्टीज है, ये सारी चीजें। ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर मतलब ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर है कि नहीं, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर है कि नहीं, ये सारी चीजें। कैपेसिटी डेवलपमेंट मतलब ट्रेनिंग, वेदर द वर्कफोर्स, कॉमन वर्कफोर्स हु आर नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू साइबर सिक्योरिटी आर ओके और वेल वर्स्ड विद द साइबर सिक्योरिटीज। जैसे हम लोग को पता है कि मेल है, अगर ईमेल हमको कोई किसी ऐसी जगह से आता है जो अननोन है, जो हम नहीं जानते, तो हमको कहा जाता है कि हमको उस ईमेल को नहीं खोलना चाहिए। इस तरह की बोलते हैं कैपेसिटी डेवलपमेंट, इस चीज को बोलते हैं ट्रेनिंग। ठीक है, एंड कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मतलब इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो ये 5 पिलर्स होता है जिसके अकॉर्डिंग हम कंट्रीज को रेटिंग दी जाती है। इंडिया की पोजीशन दोस्तों 10th है, बहुत ही अच्छी है। पिछले 2018 में 47th स्पॉट था, तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इंडिया के लिए।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए हो सकता है क्योंकि एक ड्रास्टिक जंप है ये, ठीक है। इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे, कुछ स्टेप्स हम देख लेते हैं। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर और ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। मैं आपको बताता हूं, ये जो सर्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट टीम है। ये क्या करती है, ये देखती है कि साइबर सिक्योरिटी क्या इश्यूज हो रहे हैं, कोई ऐसा कोई वानाक्राई जैसा कोई अटैक तो नहीं हुआ, अगर हुआ है तो उसमें हमको क्या रिस्पॉन्स लेना चाहिए, प्रिवेंटिव एज वेल एज करेक्टिव। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर क्या करता है, जितने भी साइबर क्राइम से, चाहे प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट में हो, इंडिविजुअल हो, उस चीज को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। क्योंकि अगर एक जगह क्राइम हुआ, मान लीजिए इंडिविजुअल लेवल पे क्राइम हुआ, तो वो कल को ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी हो सकता है। तो उस चीज को साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर देखता है कि कहाँ कहाँ ऐसी इंसिडेंट्स हुई हैं, ठीक है, और फिर सर्ट को रिपोर्ट करता है। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, ये क्या करता है, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे एनर्जी हो गया, डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया, इनके लिए स्पेशल मैकेनिज्म्स बनाए गए हैं, इस पे ज्यादा पैसा खर्चा किया जाता है साइबर सिक्योरिटी के लिए, तो ये इसके अंतर्गत आता है। ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये क्या है, कॉमन सिटीजन, जैसे मान लीजिए कोई ऑफेंसिव वीडियो लॉन्च किया गया, ठीक है, या किसी ने कोई सोशल मीडिया पे अननेसेसरी क्रिटिसिज्म कर रखा है, तो उस चीज को रिपोर्ट करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। हम और आप जैसे लोग इसमें रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें कैसे बन सकता है, देखिए, इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स टेक्स इनटू अकाउंट दीज मेजर्स, तो उसमें 5 पिलर्स मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट इज लीगल मेजर, सेकंड इज टेक्निकल मेजर, थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल मेजर, कैपेसिटी डेवलपमेंट, कोऑपरेशन, ठीक है, 5 ये हो सकते हैं। छठा आपका हो सकता है मे बी इंटरनेशनल लॉज, तो इंटरनेशनल लॉज नहीं है यहाँ पर, तो इंटरनेशनल लॉज वाला ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। या इस पे क्वेश्चन ये बन सकता है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 इज रिलीज बाय, पहला ऑप्शन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, IMF, ठीक है, WTO, तो 3-4 ऑप्शन इस तरह से बन सकते हैं। तो आपको पता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इसको रिलीज करता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, देखिए ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जो मैंने एक क्वेश्चन आपको लिया था, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट करियर, अभी यहाँ इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस डोम है, ठीक है। जो ड्रोन्स होते हैं ना, आपको ड्रोन्स पता होगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो हवा में उड़ते हैं, ठीक है, जिसमें आदमी नहीं बैठा होता लेकिन वो अटैक करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस सिस्टम, उसका नाम क्या है, इंद्रजाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस सिस्टम इज कॉल्ड इंद्रजाल। दूसरा हो सकता है पवन देव, तीसरा हो सकता है इंद्रदेव। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, ब्लैक कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने ये स्लाइड बनाई, क्योंकि प्रीलिम्स आपका एकदम पास में ही है। तो ब्लैक कार्बन क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं, व्हाट आर द कंसर्न्स। ब्लैक कार्बन रिजल्ट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड बायोमास। जब भी हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो आपको पता होगा कि पूरी तरीके से वो बर्न नहीं होता, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर आप ओपन एटमॉस्फेयर में उसको बर्न करेंगे तो एक लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन उसमें आएगी, और जिसकी वजह से कुछ पार्टिकल्स ऐसे हो जाएंगे जो बर्न नहीं होंगे, उसको बोलते हैं ब्लैक कार्बन, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस बोथ नेचुरली एंड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। दोनों इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी पूछा जा सकता है आपसे कि ब्लैक कार्बन इज प्रोड्यूस्ड, फर्स्ट ऑप्शन नेचुरली, सेकेंड ह्यूमन एक्टिविटीज, थर्ड एनिमल्स, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, बायोफ्यूल्स एंड बायोमास, ठीक है। आप इसमें वर्ड नोट करिए, बायोमास मतलब सिर्फ फॉसिल फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबशन से नहीं होता, बायोमास के भी इनकम्प्लीट कंबशन से होता है। ये प्रीलिम्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि बायोमास बहुत अच्छा होता है और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, तो सब कुछ उसके बारे में अच्छा ही होगा। लेकिन यहां पर अगर बायोमास ऑप्शन में आता है तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक कार्बन बायोमास भी जनरेट करता है। एवरीथिंग इज नॉट गुड अबाउट बायोमास, ठीक है, कुछ उसके नेगेटिव्स भी हैं, ये वन ऑफ द नेगेटिव्स है। प्राइमरी सोर्सेस क्या है इंडिया में, डीजल इंजन, कुक स्टोव्स, वुड बर्निंग एंड फॉरेस्ट फायर्स।
वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन मैं अभी बना देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजंस फॉर एमिशन ऑफ ब्लैक कार्बन इन द एटमॉस्फेयर। पहला ऑप्शन डीजल इंजन्स, सेकेंड ऑप्शन कुक स्टोव्स, थर्ड इज वुड बर्निंग, फोर्थ इज फॉरेस्ट फायर, फिफ्थ इज बायोमास इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, इट इज अ शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट। अब अच्छी बात क्या है इसकी कि ये शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट है। दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू वार्मिंग द प्लैनेट बिहाइंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक आप देख सकते हैं कि ब्लैक कार्बन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए। लेकिन इसकी एक अच्छी बात क्या है, ये शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट है, मतलब कुछ दिन रहता है उसके बाद ये अपने आप ही खत्म हो जाता है। ये एक इसकी अच्छी बात है, ये भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। Which of the following characteristics of black carbon is holds true? तो पहला, it is a long lived pollutant. Second option, it results from the incomplete combustion of fossil fuels. तो पहला वाला जिसमें मैंने आपको बताया था it is a long lived pollutant, that option is obviously wrong. और दूसरा सही है, इनकम्प्लीट कंबशन से होता है। तो इस तरीके से दोस्तों घुमा करके आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हीट डोम। टॉपिक का नाम है हीट डोम। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत आराम से आपको समझाऊंगा इसे। देखिए एल नीनो फिनोमिना है, आपने सुना होगा। एल नीनो फिनोमिना जब आता है तो इंडिया में बारिश कम हो जाती है, लेकिन ला नीना फिनोमिना जो होता है एल नीनो का उल्टा होता है। तो ला नीना में क्या होता है, इंडिया में बारिश वगैरह बढ़ जाती है। लेकिन ला नीना फिनोमिना का इस बार एक नुकसान हुआ है, इसको कनाडा और यूएसए को। कैसे, पहले मैं आपको ला नीना फिनोमिना बता देता हूं। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, मैं मेरा मैप थोड़ा खराब है लेकिन आप समझ सकते हैं, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और यहां पर आपका साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका। तो ला नीना में क्या होता है कि जो ट्रेड विंड्स होती है, एक नॉर्मल ट्रेड विंड्स होती हैं, आपने सुना होगा ज्योग्राफी में ट्रेड विंड्स, नॉर्मली वो ये पैसिफिक ओशन है। बहुत ध्यान से समझिएगा, पैसिफिक ओशन है। ये जो आपका अफ्रीका है, सॉरी साउथ अमेरिका है, यहां से ट्रेड विंड चली ईस्ट टू वेस्ट। तो ये जो वार्म वाटर है, वार्म वाटर को कैरी करती है। ये वार्म वाटर यहाँ ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे चला गया, तो यहाँ पर वार्म वाटर काफी कुछ कलेक्ट हो गया। अब यहाँ वार्म वाटर कलेक्ट हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ कि वार्म वाटर कम हो गया। ठीक है, तो नीचे से जो कोल्ड वाटर है वो ऊपर आ जाता है। ये फिनोमेना आपको पता ही होगा। ठीक है, कोल्ड वाटर नीचे से ऊपर आ गया, जिसकी वजह से फिशिंग वगैरह यहाँ काफी अच्छी होती है। अच्छा, अब क्या हुआ यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है हॉट हॉट रीजन। ठीक है, हॉट रीजन की वजह से क्या हुआ कि आपको पता होगा हॉट गैसेस आर लाइटर, वो ऊपर मूव करती हैं, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। जब ये कन्वेक्शन होता है तो ऊपर जब ये जाता है ट्रोपोस्फियर के अराउंड, ठीक है, स्पेलिंग शायद गलत हो गई, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के अराउंड, तो यहां पर थोड़ा कूल होता है एटमॉस्फेयर। यहां पर ये जो कूलिंग शुरू होती है, ठीक है, और यहाँ जेट विंड्स होती है। जेट विंड्स इस डायरेक्शन में मूव करती है। यहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिका होता है। मैप थोड़ा सा खराब है इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ नॉर्थ अमेरिका। आप एग्जाम में मैप बनाएंगे तो आपको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन प्रीलिम्स में मैप की कोई जरूरत नहीं होती। तो नॉर्थ अमेरिका में ये यहाँ पर चले जाता है। ठीक है, जो आपकी हॉट विंड्स हैं। अब देखिए, और नॉर्थ अमेरिका में आपको पता होगा यहां पर कूल करंट आता है, तो बैलेंस हो जाता है। ये हॉट आ रहा है, ये कूल आ रहा है, तो नॉर्मल टेम्परेचर ठीक रहता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, हीट डोम कैसे बना, देखिए ये ट्रेड विंड्स जो ला नीना में होती है ना, ये काफी स्ट्रांग हो जाती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग का मतलब ये जो रीजन है काफी ज्यादा हॉट हो जाता है। काफी ज्यादा हॉट का मतलब ज्यादा कन्वेक्शन, ज्यादा कन्वेक्शन का मतलब वो ट्रोपोस्फियर में गई और फिर वो जेट स्ट्रीम के थ्रू यहां पर आ गई नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा हॉट है। अब यहां पर क्या हुआ, क्योंकि यहाँ कूल करंट था, ये कूल करंट कभी कभी क्या होता है, इस बार क्या हुआ है कि इस कूल करंट ने एक हाई प्रेशर जोन बना लिया यहाँ पर, हाई प्रेशर जोन। हाई प्रेशर, क्योंकि कूल आपको पता होगा, कूल इज एसोसिएटेड विद हाई प्रेशर। अब इस हाई प्रेशर ने इस गर्म हवा को ना ट्रैप कर लिया है। आप ऐसे समझिए कि कोई भारी चीज हम किसी हल्की चीज पे रख देंगे तो जो हल्की चीज है वो ट्रैप हो जाएगी। अब ये यहाँ पर कनाडा और अलास्का के रीजन में ट्रैप हो गई है हॉट एयर।
उसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा वहां डिस्ट्रक्शन और बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो गया है, उसको बोलते हैं हीट डोम। हीट डोम क्या है बेसिकली, कि जो आपका हाई प्रेशर रीजन है वो लो प्रेशर रीजन को दबा करके रख रहा है, या हॉट एयर को उसने ट्रैप करके रखा हुआ है, उसको बोलते हैं हीट डोम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है हीट डोम हैज caused havoc in which of the following regions, या what are the causes of heat dome। तो आपको हाई प्रेशर पता होना चाहिए, ला नीना पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये न्यूज में थे, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैं यूपीएससी में तो नहीं कह सकता आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पे आ सकता है, लेकिन यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस में आ सकता है। यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन वो बंकिम चंद्र पे नहीं पूछा जाएगा, वो शायद वंदे मातरम पे पूछा जाएगा, वो आनंद मठ पे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, हम देख लेते हैं कुछ। ही वॉज अ बंगाली पोएट एंड राइटर, बंगाली थे, उन्होंने नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम बनाया था। तो क्वेश्चन प्रीलिम्स में यूपीएससी में ऐसे पूछा जाता है, वंदे मातरम वॉज डिवाइज्ड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कोई और नाम दिया जा सकता है, सेकंड नेम, थर्ड नेम, फोर्थ नेम, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनका नॉवल आनंद मठ आप सभी ने सुना होगा, बहुत फेमस है, और सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ सन्यासी रेबेलियन इन द लेट 18th सेंचुरी। सन्यासी रेबेलियन काफी फेमस रेबेलियन है, और इट इज वन ऑफ द फॉरमोस्ट, सबसे पहला रेबेलियन था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये सन्यासी जो रेबेलियन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ही कॉन्टेक्स्ट में आनंद मठ लिखा गया था, जो कि उस समय जो रेबेलियन होता उसके बारे में है, 18th सेंचुरी के अराउंड का है ये, और बंगाल्स के नेशनलिज्म के बारे में है ये। इनका एक बंगाली फिक्शन और था, दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके और भी नॉवेल्स थे विच यू कैन लीव आउट, तो आपको वंदे मातरम, आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी याद रखना। मंथली मैगजीन बंगा दर्शन भी ये निकालते थे। तो प्रीलिम्स में देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग, न्यूज़पेपर का नाम दे देंगे, द हिंदू, कुछ नेम दे देंगे, उसके बाद सेकंड बंगा दर्शन, फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो आपको ये बताना होगा विच ऑफ दीज पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। ठीक है, तो बंगा दर्शन पे अगर आता है मैचिंग का, तो वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये एक जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, देखिए जून 26, इसमें भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स आर एसोसिएटेड करेक्टली विद द इवेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। जून 26, ठीक है, मार्च 8, देन एनवायरमेंट डे कौन से दिन होता है वो आपका मेंशन किया जा सकता है। अलग अलग दिन, जैसे 8 मार्च क्या है, वुमेन्स डे है, इंपॉर्टेंट है। जून 26 क्या है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग आपको दिया जा सकता है। अच्छा, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, लेकिन ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इस रिपोर्ट में क्या है हम लोग ये देख लेते हैं। 275 million people use drugs globally in the last year. Over 36 million people suffered from drug use disorders. तो एग्जाम में मेंस के में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको कोट कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थ बेसिकली ये GS2 और GS3 के अंतर्गत आएगा, तो आप उसमें इसको कोट कर सकते हैं। अच्छा, पैंडेमिक के दौरान ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पैंडेमिक के दौरान ये इसका यूज बढ़ गया है, ड्रग अब्यूज बढ़ गया है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको अपने एग्जाम में कोट भी कर सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। बाय हितान डैम, बाय हितान डैम, इट इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। हाइड्रोइलेक्ट्रिक, प्लीज नोट द वर्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक, नॉट थर्मल, अंडर कंस्ट्रक्शन इन साउथ वेस्टर्न चाइना। तो उसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, बेसिकली यूपीएससी में क्वेश्चन बनने के चांसेस में कम है, क्योंकि इट इज नॉट, दिस डैम इज नॉट रिलेटेड टू इंडिया, लेकिन यूपी पीसीएस या किसी और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये कौन सी रिवर पे है, जिंशा रिवर,
ट्रिब्यूटरी ऑफ यांगसे। जो सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है वो है थ्री गॉर्जेस डैम। थ्री गॉर्जेस डैम, तो इसमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकता है, थ्री गॉर्जेस डैम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स। पहला है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, दूसरा है थर्मल प्रोजेक्ट, तीसरा है मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको आंसर क्या लगाना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। ठीक है, आगे चलते हैं। अग्नि प्राइम मिसाइल, आप सभी लोगों ने अग्नि के बारे में सुना होगा, अग्नि 1 2 3 4 5। अग्नि 1 क्या होता है, 1000 किलोमीटर के अराउंड होता है, 2 क्या होता है, 2000 किलोमीटर के अराउंड होता है, 3 जो होता है 3000, 4 जो होता है 4000, 5 जो होता है 5000। इस तरह से आपको याद करना होता है। ठीक है, अग्नि पी जो है वो 1 की तरह होती है, 1000 से 2000 के बीच में इसकी कैपेसिटी होती है, 1000 से 2000 किलोमीटर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। It is a canistrized missile. Canistrized missile. Again, word is very important from prelims point of view. Canistrization क्या होता है? It reduces the time required to launch the missile while improving its storage and mobility. जो मिसाइल को लॉन्च करने में टाइम लगता है वो इसमें कम हो जाता है, इसलिए इसको कैनिस्ट्राइज मिसाइल बोलते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अग्नि पी मिसाइल इज रिलेटेड टू अग्नि 2। Its range varies between 2000 to 3000 किलोमीटर। It is a canistrized missile। तो आपको पता है कि अग्नि 2 की तरह नहीं, अग्नि 1 की तरह होती है। दूसरा, इसका रेंज 2000 से 3000 नहीं, 1000 से 2000 होता है। ठीक है, और तीसरा कैनिट्राइजेशन, तो कैनिस्ट्राइजेशन वाला ऑप्शन सही है, बाकी दोनों ऑप्शन फॉल्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है लिडार बेस्ड सर्वे ऑफ फॉरेस्ट एरियाज। लिडार क्या चीज होती है, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बता देता हूं न्यूज क्या है। लिडार, लेजर आपने सभी ने सुना होगा, लेजर के थ्रू सर्वे करते हैं एरियाज का। ठीक है, अभी यहाँ लिडार के थ्रू हम फॉरेस्ट एरियाज का सर्वे कर रहे हैं। सर्वे कैसा, मतलब हमको मान लीजिए उसका ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना हो। ठीक है, कहाँ कितने प्लांट्स हैं, कहाँ एनिमल्स पाए जाते हैं, कहाँ रिवर्स हैं, ये सारी चीजें अगर हमको ट्रैक करनी है और उसका मैप बनाना है तो हम लिडार यूज करते हैं। लिडार क्या होता है, इट इज अ रिमोट सेंसिंग मेथड that uses light in the form of pulse laser. Please note, every word is important from prelims point of view. It uses light in the form of a pulse laser to measure ranges and variable distances. ठीक है, तो इसमें light use होता है in the form of a pulse laser. Light का मतलब क्या हो गया, सिर्फ कोई ऐसा नहीं कि माइक्रोवेव यूज हो रहा हो या ब्लू लाइट यूज हो रही हो या रेड लाइट यूज हो रही हो, इट कंप्राइजेस ऑफ एवरी लाइट। ठीक है, 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन बना देता है ये अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ एंड इट्स सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लेजर, अ स्कैनर एंड अ स्पेशलाइज्ड ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम रिसीवर। 2016 में जो पेपर आया था प्रीलिम्स का, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट लिडार। आपको पहला ऑप्शन दे दिया जाएगा, इट यूजेस मोनोक्रोमैटिक लाइट इन द फॉर्म ऑफ अ पल्स लेजर, विच ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, आपको पता है इट इज अ लाइट। Then it generates 3D images. This option is right. It consists of a laser and a GPS only. Only. लेकिन आपको पता है कि only word is wrong क्योंकि इसमें स्कैनर भी यूज होता है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। एप्लीकेशंस क्या, सर्वेइंग, आर्कियोलॉजी, ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, सीस्मोलॉजी। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, अभी मुंबई पुलिस ने एम्बरग्रिस एम्बरग्रिस कोई चीज है, उसके चक्कर में 5 लोगों को अरेस्ट किया। एम्बरग्रिस होता क्या है, वेल वॉमिट। वेल जो होती है, फिश होती है, उसके वेल वॉमिट को एम्बरग्रिस बोलते हैं। और क्या है ये, सॉलिड वैक्सी सब्सटेंस है ओरिजिनेटिंग इन द इंटेस्टाइन ऑफ स्पर्म वेल। ठीक है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ओनली 1% ऑफ स्पर्म वेल्स। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा कम है इसका प्रोडक्शन। इट इज यूज इन द परफ्यूम मार्केट। तो यहां पर क्वेश्चन ये बन सकता है, एम्बरग्रिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल यूजेस। फर्स्ट, इट इज यूज इन द परफ्यूम मार्केट। इट इज यूज फॉर एज इन द एडिबल ऑयल। तो एडिबल ऑयल वाला ऑप्शन रॉन्ग है, परफ्यूम मार्केट वाला ऑप्शन सही है। अब प्रोटेक्शन स्टेटस इसका क्या है, आईयूसीएन में इसका वल्नरेबल स्टेटस है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
अभी भी कोई चीज IUCN में अगर रेड लिस्ट में आ जाती है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसके शेड्यूल 1 में आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एम्बरग्रिस। इससे पहले ये वर्ड कभी सुना भी नहीं था, ठीक है। तो इसलिए प्रीलिम्स में मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आ सकता है काफी हद तक। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी बोला है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैव द राइट टू रिजर्वेशन, राइट टू रिजर्वेशन, यू कैन सी दिस। अभी तक हम ये बोलते आए थे कि रिजर्वेशन एक राइट नहीं है, बल्कि स्टेट का एक ऑब्लिगेशन होता है कि वो रिजर्वेशन दे करके जो लोग बैकवर्ड हैं, जो लोग नीचे हैं, उनको अपलिफ्ट किया जा सके। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा स्टेटमेंट ये दिया है कि इट इज अ राइट टू रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। उन्होंने बोला है कि पहले क्या हुआ था, इससे कुछ रिलेटेड जजमेंट्स भी हैं जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नागराज जजमेंट, नागराज जजमेंट 2006 में हुआ था। कोर्ट ने बोला था कि रिजर्वेशन एट द एंट्री लेवल इज अलाउड, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शंस टू इट। लेकिन अगर आप प्रमोशन में किसी को रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी। स्टेट मस्ट शो दैट बैकवर्डनेस ऑफ द क्लास, क्लास एक्चुअली बैकवर्ड है, क्लास इज इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन पोजीशन ऑफ सर्विस, सर्विस में उसका पोजीशन कम है, कम लोग उसमें ज्वाइन किए हुए हैं, एंड रिजर्वेशंस आर इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है वो सफर नहीं करेगी, इनफैक्ट बेटर ही होगी, ठीक है। लेकिन जर्नेल सिंह 2018 केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली कंडीशन को हटा दिया था। इसका मतलब अभी जो प्रेजेंट स्टेटस को क्या है, ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई अगर करती है स्टेट, तो वो SC STs या OBCs को प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकती है। लेकिन यहां पर बिल्कुल चीज अलग है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैव द राइट टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड की बात तो आप सभी ने सुना होगा। इसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास राशन कार्ड है, मान लीजिए मैं यूपी का हूं, तो मैं दिल्ली में भी उसको चला सकता हूं या कहीं और भी चला सकता हूं। तो कुछ चीजें इसके बारे में हम देख लेते हैं कि आधार कार्ड शुड बी लिंक्ड विद आधार कार्ड, तो आधार नंबर इज नेसेसरी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड विल बी इंप्लीमेंटेड थ्रू वोटर कार्ड, राशन कार्ड और आधार नंबर, तो आधार नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। टिल डेट 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव जॉइंड द ऑनोरॉक, ठीक है। 32 स्टेट्स ने ज्वाइन कर लिया है, सिर्फ 4 स्टेट्स असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और वेस्ट बंगाल ने नहीं ज्वाइन किया, ठीक है। उनके कुछ अलग अलग रीजन हैं। जैसे दिल्ली का क्या रीजन है कि अभी यहां पर EPOS मशीन नहीं आई, इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ सेल मशीन, ठीक है। आपको पता होगा इसी के थ्रू राशन को प्रोसेस किया जाता है, लेकिन ये अभी यहां पर दिल्ली में नहीं हुई। आगे चलते हैं। एक नई स्पीशी अंडमान में मिली है, ये अगेन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पायरोस्ट्रीरिया लाजी। पायरोस्ट्रीरिया लाजी इज रिलेटेड टू फॉलोइंग स्पीशीज और फॉलोइंग आइटम्स: जीनस ऑफ कॉफी, सेकंड एनिमल, थर्ड इंसेक्ट, ठीक है, फोर्थ रोडेंट्स। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा यहां जा सकता है। तो यहां आपको पता है कि कॉफी फैमिली को बिलोंग करती है। IUCN स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। RBI ने अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट अपनी जनरेट कर दी है। ये बाय एनुअल रिपोर्ट है, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इट्स अ बाय एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। इन्होंने क्या बताया है कि ग्रॉस परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो बढ़ गए, 9.8% हो गए, पहले ये 7.48% थे। इन्होंने ये भी बताया कि MSMEs में काफी ज्यादा स्ट्रेस है, मतलब उन्होंने लोन तो ले लिया लेकिन चुका नहीं पा रहे। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो CRAR, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में सुना होगा, ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इंक्रीज टू 16%। तो ये एक अच्छी खबर है कि CRAR बढ़ गया है। इससे क्या पता लगता है कि हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो काफी रोबस्ट है। कोई भी चीज, कोई भी दिक्कत आती है तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो ड्रास्टिकली कोई हमारे यहाँ प्रॉब्लम आएगी। प्रोविजन कवरेज रेशियो ये भी हमारा बहुत अच्छा है, 68.86%, ठीक है। तो CRAR और प्रोविजन कवरेज रेशियो दोनों अच्छे हैं। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज रिलीज बाय फॉलोइंग। पहला,
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सेकंड आरबीआई, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो आपको पता है कि इट इज रिलीज बाय आरबीआई। ठीक है, आगे चलते हैं। लीव कोएलिशन, लीव कोएलिशन में क्वेश्चन कैसे बन सकता है? लीव को विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लीव कोएलिशन इज ट्रू? इंडिया इज अ पार्ट ऑफ लीव। ठीक है, तो जो कि रॉन्ग है, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ रीफ। इट इज अ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि इट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लीव कोएलिशन में आपको बता देता हूं क्या है। गवर्नमेंट्स ऑफ यूएस, यूके एंड नॉर्वे ने मिल करके ये डिसाइड किया है कि हम एक पब्लिक फंड बनाएंगे, इसके थ्रू हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये हर हफ्ते एक लेक्चर प्रिपेयर किया जाए, जिसमें प्रीलिम्स के काफी इंपॉर्टेंट चीजें कवर की जा सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे प्रीलिम्स में। थैंक यू सो मच।